आज हम पढ़ रहे हैं RBSC सिलेबस से कक्षा 10 की हिस्ट्री की बुक। अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। किताब फुतूह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास, भड़ौच और सिंध के डेवाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। ये आक्रमण भी असफल रहे। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेवाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुधाइरा पराजित हुआ और मारा गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जैसिया व साम्राज्ञी रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनबी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार पराजित होना पड़ा। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। यामिनी इलवरी या गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 का राज्य आरोहण 1206 ईस्वी में हुआ। इसे लाख वक्ष भी कहा जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निज़ामी को संरक्षण मिला। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा कराया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है। सन 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी। यह ऐबक का दामाद उत्तराधिकारी था। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालौर पर भी इसका अधिकार हो गया था। ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगवर्नी की सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था और पुरुष के समान कुबा, कोट व कुल्हा टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत अबीसीनिया निवासी को अमीर अखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विरोध को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, 1242 से 1246 ईस्वी मसूद शाह एवं 1246 से 1265 ईस्वी तक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता संभाली। तो रजिया के बाद ये शासक हुए थे बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद। ये सभी अयोग्य शासक थे। नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। बलबन जिसका समय है 1265 से 1296 ईस्वी। उलूग खां बलबन इल्तुतमिश के चहलगामी यानी कि 40
नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। वह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। उसने सिजदा और पावोस सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना सिजदा और पावोस क्या थी? सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना की प्रथा को दरबार में शुरू किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोहे और रक्त नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था, बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। ये सारे भारत की स्थिति बताई गई है कि जब गुलाम वंश था तो कौन कौन सी जगह पे, जैसे राजपूत, चंदेल, यावत, काकतिया, वारंगल, होयसाला, देवगिरी, ये सभी वंश अलग अलग अपनी जगहों पे थे। ये गुलाम वंश का साम्राज्य बताया गया है कि पूरी इधर पश्चिम से लेकर पूर्व तक गुलाम वंश का शासन था। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों का शासन, विरोधी विद्रोहों को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। खिलजी वंश साम्राज्य 1290 से 1320। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी था, जो 70 वर्ष का था। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय करनदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर लूटा। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का साथ मिला। इस मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांड्य राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना, दिल्ली में मद्य निषेध, गुप्तचर प्रणाली का गठन, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है। खिलजी वंश फैला हुआ था। ये पूरे उत्तरी पश्चिमी पूर्वी भारत में खिलजी वंश फैला हुआ था। तो उसे विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को। तो इन पदवियों से विभूषित किया है। सुल्तान ने
पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति, प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था। दीवान ए रियासत यानी कि व्यापार का नियंत्रक, शाहना या दंडाधिकारी, बाजार का दरोगा, मुहतसिब जनसाधारण का रक्षक, नाप तोल का निरीक्षण करता, वरीद ए मुमालिक गुप्तचर अधिकारी आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को ठीक किया। उसने अपनी एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। सराय ए अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कोश ए सीरी यानी कि कुश्के सीरी बनवाया जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल बासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नसीरुद्दीन खुसरव शाह सुल्तान बना जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तुगलक शासनकाल। तुगलक वंश खुसरव शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक काजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोहों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र देव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा। जाजनगर यानी कि उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया जिसमें उलुग खां जूना खां की विजय हुई। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन से गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इसका पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। कौन बना था? उसका पुत्र जिसका नाम जूना खां था। जूना खां बन गया मोहम्मद तुगलक। उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। रक्त का प्यासा। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों यानी कि प्रांतों में बटा था। बरनी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। कौन करता है? बरनी। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण, कराचिल की ओर अभियान। सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी का नाम इसने क्या रख दिया? दौलताबाद। 1330 ईस्वी में तांबे एवं कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए। लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिया, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में राजदूत बनकर चीनी भेजा। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया परंतु असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया एवं योग्यता की जांच करने की प्रणाली का त्याग कर दिया। मतलब वंशानुगत बनने लग गए। नौकरी में जो लगेगा वो वंशानुगत होगा और उसकी योग्यता की कोई भी जांच नहीं होगी। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि नगर बसाए। टोपरा तथा मेरठ में अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए परंतु विद्वान इन्हें पढ़ न सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई।
एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई गई। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा। उससे न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर 24 हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य कर रखे गए, जैसे खराज, जकात, खम्स तथा जजिया। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि 1,80,000 हुई और दीवान ए बंदगान के नाम से दासों के नाम से नया विभाग खोला गया। दासों के नाम से एक नया विभाग था, दीवान ए बंदगान। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजा तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया, अनेक बाग लगवाए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था। इसी समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की। सैयद वंश। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर ख्रिज खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। ख्रिज खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से 1421 तक शासन करने के बाद भी ख्रिज खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 34 ईस्वी तक शासक रहा। इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। लोधी वंश। अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में, ये मुगल साम्राज्य का बता रखा है इसमें, तो बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के महमूद शाह शर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। निजाम शाह ने उपाधि धारण की थी सिकंदर शाह की। तिरहुत बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था, यानी कि 30 इंच की नाप को बोलते थे गज। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपनाम गुलरू खां था। इसी उपनाम से कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा में गद्दी पर बैठा। 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें लोधियों की हार हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर से युद्ध में हार गया। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध युगांतकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। सल्तनत कालीन प्रशासन। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। वह पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश, राजनीति एवं मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। सुल्तान से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने।
अमीर सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग, तुर्क और गैर तुर्क थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता। शासन की योग्यता एवं अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज़्यादा होता रहा। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। वजीर, आरिज़े, मुमालिक, दीवान, इंशा, दीवाने रिसालत इसके 4 स्तंभ थे। वजीर का कार्यालय दीवान ए बिजारत कहलाता। इसे वित्त विभाग कहा जाता। मुस्तौफी यानी कि महालेखा परीक्षक इसको कहते थे मुस्तौफी। खजीन यानी कि खजांची। मजम आदार हिसाब संग्रहण करता। मजम आदार होता था वो सारे हिसाब किताब देखता था। इस विभाग के कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ़ एवं अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। दीवाने इंशा पर शाही पत्र का व्यवहार का दायित्व था। दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। दीवाने रियासत सद्र उर सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख था। इसका कोष अलग होता जिसमें ज़कात से प्राप्त धन एकत्रित होता। काजी उल कुजात न्याय, वरीद ए मुमालिक सूचना के विभाग थे, यानी कि न्याय का विभाग था काजी उल कुजात और सूचना का विभाग था वरीद ए मुमालिक। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते। बकीर ए दर, बार बक, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर मजलिस, सर ए जहीदार। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जाता है। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। लूट का सामान होता था खम्स। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती। शिक जिले का राजस्व अधिकारी होता था। अंततः 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही। मुगल कालीन भारत, इसका टाइम है 1526 से, क्योंकि सल्तनत काल 1526 में ख़त्म हो गया था और इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध के बाद बाबर भारत का शासक बन गया था और मुग़ल कालीन भारत की स्थापना हो गई थी 1526 ईस्वी में और ये वंश 1858 ईस्वी तक चलता रहा। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बना। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। इसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किमी दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। बाबर ने यह युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा एवं जिहाद का नारा दिया। विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया। 1528 में 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया।
बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी, जिसका नाम बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे बाद में फारसी में अनुवादित किया। शेरशाह सूरी कालीन सिक्के, ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए सिक्के थे। इसमें कुछ लिखा भी हुआ है। शेरशाह हुमायूं, बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्कारी को संभल, हिंदाल को अलवर, मेवात व अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्शां प्रवेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम युद्ध शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं हारकर भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में उसे लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीबारा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार किया। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी में वह दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वह ज्योतिषी में आस्था रखता, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद यानी कि शेर खां हसन फरीद हसन खां, जिसको शेर खां बोलते हैं, फरीद हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहार खां ने निहत्ते फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। उसका साम्राज्य पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया। 1544 ईस्वी में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, जबकि जैताकूपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया। तभी शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार ही हो पाया। 1544 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हुआ। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध हैं। उसने भूमि माप लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नश्क, मुक्ताई, कनकूत, नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कें, अनेक सरायों का निर्माण करवाया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है।
यह सड़क ग्रांड ट्रक रोड के नाम से विख्यात है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम, चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया जारी करवाया। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई देता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म अमरकोट, पाकिस्तान के किले 1542 ईस्वी में हुआ। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने उसका राज्य अभिषेक किया। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की। अकबर ने 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला, गोंडवाना का किला जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। अकबरकालीन सिक्के, फतेहपुर सीकरी। रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए। मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप मेवाड़ का मानसिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वह सामंतों को अपनी जागीर प्रदान की। काबुल, मिर्जा हकीम, कश्मीर, यूसुफ, सिंध, मिर्जा जानी बेग, उड़ीसा, निसार खां, कंधार, हुसैन मिजी, खालिद अली खां पर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खान देश का नाम धन देश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1601 में असीरगढ़ पर भी मुगल अधिकार हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उजबेगों के विद्रोह कर दिया। अकबर ने उजबेगों के दोनों विद्रोहों को कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोहों को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जाहियों के हमले के समय राजा बीरबल एक नवरत्न की मृत्यु हो गई। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। उसने सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। मकबरा 4 बाग उद्यान परंपरा में बना। यह 5 तला ऊंचा है और पिरामिड नुमा आकार लिए है। इसमें हिंदू मंदिर और बौद्ध विहार और मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया। उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया। 1581 में उसने दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल मुजत हिंद घोषित किया।
शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल यानी कि मुजद हिंद घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। लाहौर और आगरा में ईसाइयों के गिरजाघर बनवाए। उसने जैन मुनि हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संबत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना, शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत कछवाहा बहरमल था। उसने भगवान दास एवं राजा मानसिंह को दरबार में उचित पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही। वहीं का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है, वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हजारी मनसब प्राप्त था। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल को 1602 ईस्वी में उसने वध करवा दिया। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नसीरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। उसने सिख गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड दिया। जहांगीर की कांधार विजय सैनिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन निसार नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर महल यानी कि नूर जहां की उपाधि दी। बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो उसके दरबार में आए थे। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अरजू मंद बानो बेगम मुमताज़ महल के साथ हुआ। फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में इसका राज्य आरोहण हुआ। इसके काल में खान जहां लोधी जुझार सिंह बुंदेल का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। अपने भाइयों दारा, मुरीद एवं शुजा को मारकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार हेतु धर्मट का युद्ध दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुआ। फ्रेंच यात्री वर्नियर टेवनियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच, बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदरा की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दे दिए। 1660 ईस्वी में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से बाहर निकल गए। महाराष्ट्र चले गए। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा किया। 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार किया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर
5% कर बढ़ाया गया। 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया। 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल में चली आ रही प्रथा झरोका दर्शन एवं संगीत पर रोक लगा दी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों व 1672 ईस्वी में सत्यनामियों ने विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस कारण उन्हें मार दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमज़ोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य का क्रमशः पतन होना प्रारंभ हो गया। सन 1707 ईस्वी में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जूलियाना डायस डो कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातूम बीबी, फिदबी दुआगो, जूलियाना की उपाधियां मिली हुई थी। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की। 1712 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया। तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण हो गया था।